हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिष्यग्राम। आज का टॉपिक है फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने ये बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उन्हें एक फेयर सैलरी और वेज पे करना चाहिए। हमें उनकी जो सैलरीज होती हैं, उनकी जो वेजेस होती हैं, वो कैसे होने चाहिए? वो फेयर होने चाहिए। ओके। See, the overall pay and compensation should be fair to both employees and organization. तो fair होना चाहिए ना सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। और यहाँ पे फेयर होने का क्या मतलब हो गया? विच प्रोवाइड्स अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि मिनिमम इतना तो आप उनको सैलरी या वेज दो जिससे कि वो एक हेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ जी सके। ओके, एक हेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ जी सके, अपनी सारी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। ओके, तो इतना तो आपका सैलरी या वेज होना ही चाहिए विच कैन प्रोवाइड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू योर एम्प्लॉयज। अब हम आगे देखेंगे कि फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए भी फेयर हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर हो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे फेयर हो सकता है? इट डिपेंड्स कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर वो कम कमा रही है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, तो हम ऑब्वियसली एक लिमिट से ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो इट शुड बी फेयर टू द एम्प्लॉयज, इट शुड बी फेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर से देखते हैं, द ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फेयर वेजेस मीन्स विच कैन प्रोवाइड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। इतना आप उनको जरूर पे करो कि वो एक हेल्दी कंफर्टेबल लाइफ जी सके। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फेयर वेज क्या है, हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फेयर वेज क्या है, किसके लिए कितना फेयर है। देखो, द फर्स्ट पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है। ओके, वो कितना अर्न कर रहे हैं, वो कितने प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। ओके, सो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम कमा रही है तो वो बहुत ज़्यादा सैलरी आपको नहीं दे सकती इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली उनका सैलरी और पेमेंट ज़्यादा होगा एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। ओके, सो फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न को ध्यान में रख के हम फेयर वेज मानते हैं, है ना। अपनी क्षमता से ज़्यादा वो पे नहीं कर सकता आपको, राइट। सेकेंड वन इज मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, मिनिमम वेज ऑफ 1948 में ये एक एक्ट है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें कि स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज डिसाइडेड है ना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज डिसाइड किया है आप उसके बिलो नहीं दे सकते हो। ओके, उससे कम अगर आप देते हो देन दैट इज अनफेयर। क्लियर? सो दिस इज मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड इज wages and salaries paid by the competitors, wages and salaries paid by competitors। तो जिस पोजीशन के लिए आपने किसी को हायर किया है उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर कॉम्पिटिटर आपका बहुत ज़्यादा पेमेंट दे रहा है और आपके पेमेंट में उसके पेमेंट में बहुत डिफरेंस है तो डेफिनेटली योर एम्प्लॉय विल नॉट बी सेटिस्फाइड। आपके यहाँ जो काम करे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि उसे पता होगा कि उस दूसरी जगह पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विल थिंक ऑफ लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि आपके और आपके कॉम्पिटिटर की सैलरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस
नहीं होना चाहिए फॉर द सेम पोस्ट पे सेम लेवल पे काम करने वालों की सैलरी पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. So remember this, fair wage depends on financial capacity of the organization. यहाँ पे organization की भी बात हो रही है, सिर्फ employees की नहीं. Minimum wage act of the government and then wages and salaries paid by the competitors. Principle of remuneration of employees का एक बहुत अच्छा example है sharing of extra profits with the employees. ठीक है, employees ने मेहनत की और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा हुआ, दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, है ना. तो व्हाट डज फ्यूल सजेस्ट कि आप अगर उनको उस प्रॉफिट में एक पार्ट दो या एक शेयर दो, ठीक है, उसमें अगर आप उस प्रॉफिट में उनको हिस्सा देते हो तो क्या होगा, इट विल बी गुड फॉर देम, इट इज़ फेयर, दैट इज़ ऑब्वियसली फेयर थिंग, एंड दीज एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर. और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा फ़ायदा होगा क्योंकि वो खुश होंगे, वो सेटिस्फाइड होंगे कि हमने एक्स्ट्रा काम किया तो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले. लेट्स सी, यहाँ पर एक सुपीरियर है एंड ही इज़ मेकिंग एन अनाउंसमेंट कि बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड कोऑपरेशन आवर कंपनी अर्न लॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स दिस ईयर. ठीक है, ही इज़ गिविंग क्रेडिट टू द एम्प्लॉयज़ कि आपकी मेहनत की वजह से हमें इस साल बहुत प्रॉफिट हुआ एंड देयरफॉर वी आर गिविंग यू 5% बोनस. तो ये जब 5% बोनस की बात सुनेंगे ये सारे एम्प्लॉयज़ तो क्या होगा, दे विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड होंगे कि हमने मेहनत की तो हमें उसके बदले क्या मिला, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग मिली. ओके, सी व्हाट इज़ द रिएक्शन, वाओ वी विल वर्क हार्डर. So they will be happier and then they will work harder for your company. So before I explain the positive impact of principle of remuneration, I have 2 questions for you. 2 MCQs लेके आई हूँ मैं आपके लिए. आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. इट्स फॉर योर प्रैक्टिस. आने वाली वीडियोस में हम इसका आंसर भी देखेंगे. So you can pause the video and try to read the question and solve it yourself. It is based on the last 6 principles that we have covered. अब हम देखते हैं कि इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है. ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन को. व्हाट इज दैट, एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज इंक्रीजेस. डेफिनेटली दे आर मोर मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड होते हैं. एम्प्लॉयज बिकम डेडिकेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, उनका डेडिकेशन भी बढ़ जाता है. ओके, देन दे स्टॉप थिंकिंग ऑफ लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्किंग इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. देन डिक्लाइन इन labor turnover rate. Now what is this decline in labor turnover rate? सबसे पहले तो labor turnover rate क्या है? Okay, the rate of employees leaving your organization, है ना, leaving your organization, किस रेट पे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे रहे हैं, है ना. तो उसमें क्या होगा, उसमें कमी आएगी क्योंकि अब हमने उनको सेटिस्फाई कर दिया. जब तक हमने उनको सेटिस्फाइड नहीं रखा था, खुश नहीं रखा था, तब तक देयर वाज एन इंक्रीज, वो छोड़ कर जा रहे थे. एंड इतनी जल्दी अगर छोड़ के जाएंगे तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो बार बार उन्हें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा और रिक्रूटमेंट का एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, राइट. और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो व्हाट विल बी द वायलेटिंग इफेक्ट्स, डिस्करेजमेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन of the employee will increase, then they will not be dedicated, है ना, and there will be increase in labor turnover rate. Okay, so I hope this is clear to you. I hope students topic clear हो गया होगा आपको. अगर अच्छे से समझ में आया तो do like my video, share it with your friends and see you in the next video.